बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कर रहे थे भाई? हम ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस कर रहे थे। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन, हाँ जी, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव अ कॉमन गोल। ये हमारी क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स कितनी थी? दो। कौन कौन सी? शाबाश। ओके, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कितनी टाइप्स थी आगे? तीन। कौन कौन सी? सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी। जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट कितनी टाइप्स थी? दो। कौन कौन सी? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? 100% फंडेड बाय गवर्नमेंट। और प्राइवेट सेक्टर कौन सी थी? ओके, नॉट फंडेड बाय, 100% फंडेड बाय गवर्नमेंट। उसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स थी सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर की क्या फीचर्स थे? कौन बताएगा? सिंगल ओनर होता है, शाबाश। स्मॉल साइज, फ्यू एम्प्लॉइज, और ठीक है, उसके ओनर को ओनर या एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। और नहीं, और भी फीचर थे। और ये फीचर थे कि वो सारा कंट्रोल किसका होता है? डिसीजन मेकिंग किसके पास होती है? ऑनर्स की होती है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है बिजनेस में। बिल्कुल। तो ये सारे फीचर्स थे किसके? सोल प्रोप्राइटर के। अच्छा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ना, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो एक तकरीबन पूरा, जिस तरह आप इंसान है ना, वैसे के वैसे इंसान। रुक बस। हाँ जी, ओके। देखो बराबर, इंसान की जिंदगी की डिफरेंट स्टेजेस होती है, ऐसी बात है कि नहीं? बेसिकली तीन मेजर स्टेजेस होती है। एक होता है आपका बचपन, जो नॉर्मली होता है 5 to 6 ईयर, 7 ईयर। उसके बाद आपका आता है लड़कपन, तकरीबन 13-14 साल, और उसके बाद फिर आप हो जाते हैं बड़े, मतलब 18। ऐसी बात है। ये लाइफ के 3 स्टेजेस। जब हम ये छोटे से थे, शरारती थे, खुशहाल थे, सर पे बाल शाल पूरे थे आपके, एंजॉय करते फिरते थे, रिश्तेदारों के घर में आते जाते थे। बिल्कुल, आपके घर में भी बच्चे आते हैं रिश्तेदारों को। कभी नुकसान किया रिश्तेदारों में जाकर? घर पे गिलास ग्लास तोड़ा हो, प्लेट तोड़ी हो, ऐसी बात है। साथ अम्मी हो तो वो उस वक्त गुस्सा भी करने लग जाती हैं। जो मेहमान होता है वो क्या कहता है उसको कि जाने छोड़े, बच्चा है जी, बस कोई नहीं, होता रहता है। अंदर दिल करो, गर्दन करोड़ के जिद बाहर ठोसते। होता है कि नहीं होता? ओके, क्या आपसे कभी ये नुकसान कवर किया गया था? कवर किया गया था? इसी तरह जब शादी ब्याह या गैदरिंग में आप जाते थे और कहीं पे अकेले फिर रहे होते थे और कोई आपको पकड़ता था, तो वो आपसे नाम से बुलाता था, ये कहता था यार ये किसकी नस्ल है भाई, इसे संभालो, या आपको आपके नाम से बुलाते थे? नाम से बुलाते थे आपको। पैदाइशी मोसेस, पैदाइशी मोसेस थे बेटा। छोटे होते तो नाम ही सीधा किसी का नहीं होता भाई। पीलू मीलू पीलू सारों के नाम होते हैं, सीधे मीधे रखे होते हैं। नाम कहां से आ गए? नाम किसी को पता ही नहीं होता। आपको अपनी फैमिली के, रिश्तेदारों के कितने बच्चों के नाम आते हैं अपने घर में? और भाई हमें बिल्कुल भी नहीं आते, मुझे खुद नहीं आते, मेरे भाई के 4 बच्चे, मुझे वो नाम कंफ्यूज कर जाता हूँ अक्सर। और फिर माशाल्लाह बरादरी में तो बेतहाशा है ना, अने
किस किसके बंदा नाम याद रखे, बस फिर याद क्या होता है बंदे ने एक का छोटा सा लंबा है, एक के दांत बाहर निकले, क्या क्या अंदर घुसी, खैर बहरहाल इसी तरह से हमने निशानियां लगाई होती। मैं जो पॉइंट साबित करना चाह रहा हूँ कि इस एज में जब आप थे, आप शरारतें करते थे, क्या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? नहीं। क्या आपके ऊपर कोई केस चेस हो सकता था? नहीं। अच्छा, क्या आपकी कोई अपनी पहचान भी थी? नहीं, आपकी अपनी कोई पहचान नहीं। हर कोई आपको अपने पेरेंट नाम से जानता है। अच्छा जी, तो आपकी कोई अपनी पहचान भी नहीं थी, आपके अपने कोई राइट्स नहीं थे, तो आपके सारे कामों के लिए जिम्मेदार कौन होते थे? पेरेंट्स होते थे। आपकी अपनी कोई लाइबिलिटीज होती थी? नहीं। आपकी कोई राइट्स होते थे? नहीं। आपकी कोई इनकम होती थी? नहीं। जो आपको इनकी खर्ची खर्ची भी मिलती थी वो किसके पास जाती थी? मेरे पास बड़ा दुख होता है, अभी तक भी दुख होता है। कभी हमें मिली है? नहीं। जो मामू दे के जाते थे वो तो आज तक नहीं मिली ना। सबका यही हाल है, सेम केस है। ओके, हम सब एक एज पर्सन के साथ। तो बेटा ये जब आप छोटे से थे ना, ये बेसिकली बिजनेस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट करता है आपका सोल ट्रेड। आपके तमाम कामों के लिए कौन जिम्मेदार है? वालिद साहब है। ऐसी बात है। क्या उनकी जिम्मेदारी की कोई लिमिट थी? नहीं। जो भी आपने नुकसान करना पूरा किसने करना? पेरेंट्स ने। आपकी कोई अपनी निशानी थी, कंफर्मेशन थी? आप जब स्कूल गए थे एडमिशन कराने, पेरेंट्स साथ गए थे कि नहीं गए थे? बिल्कुल। अभी आप में से ज्यादातर आए होंगे तो पेरेंट्स की जरूरत नहीं थी। अगर एज अ फॉर्मेलिटी आप साथ ले तो ले, आप अकेले भी आ जाते तो हम कभी ये नहीं कहते थे कि भाई जाओ हम पैसे तब लेंगे जब आप पेरेंट्स को लेके आओ। पे दो, बात खत्म करो। ठीक है। तो लिहाजा जब आप छोटे थे क्या था? समाज जायज था। आपके कोई राइट्स नहीं थे ज्यादातर, आपकी कोई सेपरेट लाइबिलिटी नहीं थी। आपके तमाम कामों के लिए कौन जिम्मेदार थे? ऑनर, पेरेंट्स। आपके सारे डिसीजन कौन लेते थे? पेरेंट्स लेते थे। क्या उनकी जिम्मेदारी की कोई लिमिट थी लाइबिलिटी की? क्या उनकी कोई आपके रिगार्डिंग लाइबिलिटी की लिमिट थी? नहीं। उनकी लाइबिलिटी क्या थी? अनलिमिटेड थी। और क्या आप उनके बगैर कुछ थे? नहीं, कुछ भी नहीं थे। अगर पेरेंट्स साथ में होते तो क्या आप चल सकते थे? नहीं। सेम इसका सोल ट्रेडर का केस होता है। अगर उसका ऑनर ना रहे तो बिजनेस खत्म हो जाता है, लीगल एग्जिस्टेंस उसकी खत्म हो जाती है। जैसे ही ऑनर चेंज हुआ, ऑनर मर गया, खत्म, बिजनेस वाइंड अप। चाहे उसका बेटा बैठ के वहीं पे वही बिजनेस दोबारा भी चला रहा हो तो वो नया बिजनेस कंसीडर होगा, वो पुराने वाला बिजनेस कंसीडर नहीं। समझ आ गई यहाँ तक? यहां से आप हुए थोड़े से बड़े, 13-14 साल के। शरारतें तो तब भी थी लेकिन थोड़ी बड़े साइज की थी। तो अब जब यहाँ पे आप शरारतें करते थे तो क्या आपको कुटमार होती थी? हाथ चढ़ जाते थे तो आपको लितर बोला होता है, इस उम्र में तो होता है। बड़ा तगड़ी फैंटी पड़ जाती है, भागते भागते बंदे के अगर पीछे से 2-4 इंटे बचे, गर्दन में जूतियां शुतियां उड़ती हुई बढ़ जाए तो वो लग जाती है। लेकिन फिर भी क्या आपके ऊपर कोई केस हो सकता था? यहाँ पे भी सारी जिम्मेदारी किसकी थी? पेरेंट्स की थी। लेकिन बहरहाल किसी हद तक आप अपने पेरेंट को अब रिस्पॉन्सिबल थे। मतलब छोटे होते हो आप नुकसान करते थे, पेरेंट्स उनका नुकसान पूरा करके आके आपको चपेड़े चपेड़े नहीं लगाते थे कि चल पुत्र पैसे पूरे करिए डंडा उठा के, नहीं। लेकिन यहाँ पे बात तो पैसे दे आएंगे, घर आके आपकी शामत आ जाएगी, आपके साथ हिसाब किताब होगा। ऐसी बात है कि नहीं है? अब बहरहाल आप मैच्योर है, लेकिन अभी भी आपके कुछ तरह के सेपरेट राइट्स थे। आप सिम निकलवा सकते थे क्या? आप बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते थे क्या? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो क्या आपके ऊपर केस हो सकता था? नहीं। आपकी लायबिलिटी भी नहीं थी। सारे कामों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल थे। क्या उनकी लायबिलिटी इस एज में भी कोई लिमिट थी उनकी लायबिलिटी पे? नहीं, अनलिमिटेड लायबिलिटी थी उनकी। ऐसी बात है। और यहां तक भी क्या आप अपने पैरों पे खड़े हो चुके थे, पेरेंट्स के बगैर आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। यहाँ पे भी बिजनेस जो होता है वो किसके साथ ही होता है? ऑनर के साथ ही होता है। अगर यहाँ पे ऑनर चेंज हुए तो बिजनेस खत्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये वाले फीचर है आपके पार्टनरशिप। फिर उसके बाद हुए आप 18 साल के बाद, थोड़े कम स्माइल आए, आंखों के अंदर खड्डे पड़ गए, मोबाइल यूज करते हुए बेड़ा गर्क हो गया शक्ल का। आप हुए 18 साल के। 18 साल के जब हुए, आपके साथ एक पहला काम क्या हुआ? 18 साल के हो गए आप सब लोग? कार्ड एक्सपायर होने वाला होगा। हाँ जी, कितने साल के हैं? 90।
आप बस अगले 5 साल आप इधर ही मेंटेन रखना है। आप पुत्र 18 साल, बस 18 पे रहना है 4-5 साल। मैं भी बेटा सैटरडे संडे निकाल दो तो कोई 18-19 का ही बनता हूँ। खैर बहरहाल नहीं बढ़ती ना भाई, उम्र नहीं बढ़ती, क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, हम लगते ही नहीं। ओके, हम उम्र से ज्यादा बड़े लगते हैं। मेरी एज कितनी होगी आपकी ख्याल में? लेट्स हैव अ गेस। 25 हाँ 30। ओके बहरहाल अच्छा बेसिकली कलर कराया। मैं वही कह रहा हूँ कि सारों के गैस आज मिस क्यों हो रहे हैं, नहीं तो 40-45 से नीचे तो कोई आता ही नहीं है। ओके, कीपिंग लाइफ में जब आप 18 साल के हुए तो क्या हुआ पहला काम आपके साथ? आपके पेरेंट्स ने आपको पकड़ा और क्या हुआ? शनाती गार्ड। आपने सुबह सुबह उठे, तैयार हुए, कुत्ती शुक्ति की, बड़ा लशपश हो गया, आईडी कार्ड बनवाने जाता है, लेकिन बंदा इतना जलील होता है नादरा पे जाके उसकी शक्ल खराब हो जाती है आईडी कार्ड। 1 मिनट दीजिए बस मुझे, मैं आपसे 3 मिनट के लिए मांगूंगा, थोड़ा सा इसको पॉज। ओके जी, कहाँ पे थे हम? आप 18 साल के हुए थे और आप कहाँ पे पहुंचे थे? नादरा ऑफिस। नादरा ऑफिस में गए, उसने आपकी तस्वीर ली, बेड़ा घर किया उसने ठीक ठाक, उसके बाद आपका आईडी कार्ड बन गया। उस दिन आपके अब्बू बड़े खुश हुए। क्यों खुश हुए थे? अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कामों के लिए नहीं रही। हालांकि शो ये करा रहे थे जी मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरा राइट हैंड बढ़ गया। एक्चुअली उन्हें इस चीज की खुशी होती है कि भाई जान छूट गई, अब इसके किसी काम के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तब आपकी एक अलहदा पहचान बन गई थी, आपके अपने राइट्स आ गए थे, आपके अपने लाइबिलिटीज आ गई थी। सारे कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल आप कौन थे? आप खुद हो गए थे, आपके पेरेंट्स नहीं रहे अब आपके जिम्मेदार। आपके राइट्स सारे किसके थे? आपके। आपकी कमाई सारी किसकी होगी? आपकी ही होगी। ऐसी बात है कि नहीं है? तो लिहाजा जैसे ही आप 18 साल के हो आपको पहचान मिली। किस चीज ने आपको पहचान दी? हाँ जी, आईडी कार्ड ने आपको पहचान दी है। आईडी कार्ड किनका होता है? क्या है, किसी भैंस का आईडी कार्ड बना देखा? लिटरली नहीं जाना, लिटरली बात कर रहा हूँ मैं, वैसे तो हमने कहीं देखी होगी। आईडी कार्ड किसका बना होता है? छोड़ दो, ये आगे की बात है बहुत ज्यादा, यू नो। अच्छा, तो क्या आज तक आप में से किसी ने किसी भैंस का आईडी कार्ड बना हुआ देखा है? नहीं। आईडी कार्ड किनका होता है? इंसानों का होता है। किस चीज की एविडेंस होता है? देखो, आपको अगर आपने एज अ इंसान प्रूव करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? मतलब इसका ये कि आईडी कार्ड ये ऐसी चीज है जो इंसानों के लिए ही इशू होती है स्पेसिफिक, ऐसी बात है। और कौन इशू करता है? नादरा गवर्नमेंट ही है, लेकिन नादरा गवर्नमेंट तो बड़ा जनरल है ना। गवर्नमेंट तो भैंसों की भी आईडी कार्ड इशू करती है, होते हैं भैंसों की भी आईडी कार्ड लिटरली। जो आप में से गुजर है कोई इधर जाट? कोई भी नहीं है, मैं खुद हूं, मुझे पता है। तो लिहाजा आईडी कार्ड होती है उनकी भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, पर वो सरकारी लेवल पे होता है। तो लिहाजा आपको अपनी पहचान बनवाने के लिए क्या करना पड़ा था? अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ा था नादरा में, और उसने आपको एक आईडी कार्ड दिया था, जिसके बाद ये सारे राइट्स आपके पास आए। ऐसी बात है? तो जिस दिन आप 18 साल के हुए एक बड़ा सेटअप आता है। अब सारे प्रॉफिट्स आपके, सारी लाइबिलिटीज आपकी, आपकी एक अलहदा पहचान है। अब आपके साथ पेरेंट्स आए ना आए कोई फर्क पड़ता है? हाँ जी नहीं। आपको क्या हॉस्टल वाले कहेंगे पेरेंट्स लेके आओ? नहीं। आई क्या वाले कहते हैं अब्बू का आईडी कार्ड लेके आओ? हमने कहा कि अब्बू का आईडी कार्ड लेके आओ? नहीं, जरूरत नहीं है। क्यों? अब आपकी अपनी अलहदा शनाख्त बन चुकी है, आपकी अपनी अलहदा। अब आपके किसी काम के लिए और जिम्मेदार है? नहीं। अब उनकी लाइबिलिटी क्या अनलिमिटेड है? नहीं। अब उनकी लाइबिलिटी पे लिमिट आ गई है। अब उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो गई है, वो आपके किसी कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये सेटअप होता है कंपनी का। कि कंपनी, पहली चीज क्या? कंपनी एक रजिस्टर्ड पर्सन होता है। जिस तरह आप कौन से पर्सन है? आप नेचुरल पर्सन है, और कंपनी एक रजिस्टर्ड या आर्टिफिशियल या लीगल पर्सन होता है। बिल्कुल पर्सन, सारे जिस तरह आपके काम है उसी तरह वो कंपनी करती है। ऐसी बात है। तो आपकी शनाख्त क्या है? आईडी कार्ड। जब आप आईडी कार्ड बनवाने गए थे,
आपसे पूछा तो उसने कि हाँ भाई इंसानों के नहीं, तो पूछा था आप इंसानों के नहीं, उसने देख के अंदाजा लगा दिया था। कंपनी जो है उसको भी हम रजिस्टर कराते हैं, तो जाके उसको ये फीचर मिलेंगे, क्योंकि वो भी बंदा है। अगर रजिस्टर नहीं है और उसका आईडी कार्ड नहीं है तो फिर उसकी कोई वैलिडेशन नहीं है, उसकी कोई अपनी पहचान नहीं, तो उसको रजिस्टर कराते हैं। तो कंपनीज का नादरा कौन सा होता है? SECP। कंपनीज को रजिस्टर कराने के लिए कौन सा नादरा ऑफिस यूज होता है? SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बुक के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा, तो नोट कर लेना। तो कंपनीज की रजिस्ट्रेशन कहां पे होती है? हाँ जी, SECP पे कंपनी की रजिस्ट्रेशन होती है। इंसानों की कहां पे होती है? नादरा में होती है। आपको जो कार्ड मिलता है उसे क्या कहते हैं? ID कार्ड कहते हैं। जो कंपनी को कार्ड मिलता है उसे क्या कहते हैं? फिर फायदा क्या रहा कंपनी में, इंसान में और भैंस में? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, समझ आ गई बात? कंपनीज के आधार कार्ड को क्या कहते हैं? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। समझ आ गई बात? बुक में आ जाए। चलिए, सोल प्रोप्राइटरशिप का कल हमने पढ़ लिया था मेरे बच्चा, बुलाई से जरा एडवांटेज पढ़ना शुरू करें। एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। पेज भी मैं बताऊं, घूम लो। आप आ गए हो ना, ये अभी इन प्रोसेस हो। 24 पेज स्टार्टिंग। Advantages of sole proprietorships. Proprietorship Ease and low cost of formation. Forming a sole proprietorship is relatively easy and inexpensive. In some cases, creating a sole proprietorship involves merely announcing the new business in the local newspaper. हाँ जी, सोल प्रोप्राइटरशिप के फायदे। पहला जो बिजनेस हमारा सोल ट्रेडर था, हमने क्या करना है, हर बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है, उसके फीचर्स देखने हैं, उनके फायदे नुकसान देखने हैं, और उसकी बेस पे हमने किसको कंसल्टेंसी देनी है? किसको देनी है? हमारा क्लाइंट कौन था? हाँ, कौन था क्लाइंट हमारा? किसे सिखा रहे हो बिजनेस? भूल जाते हो यार, कमाल है। तो हमने उस बेस पे आप गूगल को डिसाइड करके देना है कि आपने कौन सा स्ट्रक्चर चूज करना है। तो पहला है हमारा सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का पहला एडवांटेज क्या है? ईज एंड लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। कि भाई सोल प्रोप्राइटर या सिंगल ओनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई लंबी चौड़ी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। जस्ट आप इफ्तिताह का ऐलान करें, दो देगे पकवाएं, मौलवी साहब को बुलाएं, फीता काटे और आपकी दुकान शुरू हो। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से ओपन हो जाता है। हाँ जी। The legal requirements are minimal. A sole proprietorship need to establish a separate legal entity. हाँ जी, जिस तरह कंपनी को अलहदा से अपने आप को रजिस्टर करना पड़ा था, क्या सोल प्रोप्राइटर को जरूरत है करने की? नहीं। क्या उसे अपने आप को सेपरेट लीगल एंटिटी बनाने की जरूरत है? नहीं। The owner may also need to apply for a operational license to conduct a particular type of business. हाँ जी, ऑनर जो है, हाँ बहरहाल ये हो सकता है कि जो बिजनेस कर रहा है उससे रिगार्डिंग कोई लाइसेंस की जरूरत है। जिस तरह नीचे कोयटा वाले, इनको कौन सा लाइसेंस चाहिए होता है? फूड अथॉरिटी से लाइसेंस चाहिए होता है इनको फूड अथॉरिटी से लाइसेंस चाहिए। इस तरह की उनको लोकल लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है। नॉर्मली कोई बड़े लेवल पे किसी किस्म की लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है गवर्नमेंट लेवल पे। हाँ जी। The specific license requirements vary with the province and even the city where the business is located. हाँ, वो लाइसेंस कौन सा आपको मिलेगा ये डिपेंड करता है, वो जो लोकल है उसके। वेरी का मतलब मुख्तलिफ, चेंज होना, वेरी करते हैं मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से। हर इलाके, हर जगह के अपने रूल्स होते हैं, अपने लाइसेंस होते हैं। हाँ जी, आगे चलिए। Sole proprietorships make possible the greatest degrees of secrecy. Confidentiality. The proprietor
unlike the owners of a partnership or corporation, does not have to discuss his or her operating plans with other partners or public, minimizing the possibility that competitors can obtain trade secrets. Financial reports need not be disclosed as the financial reports of publicly owned corporations. हाँ जी, सिक्रेसी क्या मतलब? जो ओनर है अकेला ही ओनर है, सारा कुछ उसी के कंट्रोल में है, सारे डिसीजन वो खुद लेता है, तो क्या उसको अपने बिजनेस की सीक्रेट किसी को बताने की जरूरत है? क्या किसी के साथ अपना प्लान डिस्कस करने की जरूरत है? नहीं। तो वो आजाद होता है अपने फैसले में, मामलात में। क्या उसे अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शो करने की जरूरत है किसी को, जनरल पब्लिक को? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा सीक्रेसी होती है इस तरह के बिजनेस में, सीक्रेट रहती है, चीजें छुपी रहती है। हाँ जी, आगे चलो बच्चे। Distribution and use of profits. All profits from a sole proprietorships belong exclusively to the owner. हाँ जी, सारे प्रॉफिट किसके होते हैं? ऑनर के होते हैं। क्या कोई शेयर होता है उसमें किसी और का? नहीं, कोई शेयर नहीं होता। शाबाश, आगे चले। He or she does not have to share them with any partner or stockholders. The owner decides how to use the funds for expansion of business or salary increases, for travel, to purchase additional inventory, or to find view on to customers. General flexibility and direct control. Greater flexibility. The sole proprietor has complete control over the business and can make decisions on the spot without anyone else's approval. This control allows the owner to respond quickly to competitive business conditions or to change in the economy. The sole proprietor has complete, सारा कंट्रोल किसका होता है बिजनेस के ऊपर? सारा कंट्रोल किसका होता है? सारे डिसीजन कौन लेता है? क्या किसी के अप्रूवल की जरूरत होती है? नहीं। जिसकी वजह से ऑनर जो है वो अगर उसको कोई फैसला लेना हो तो क्योंकि उसने अकेले लेना है, वो फौरन क्विकली ले सकता है मार्केट को रिस्पॉन्स करने के लिए। आगे चले। बड़े बड़े कोई नहीं, ऐसे ही सेट होगा, कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होते। ये होते हैं, सबके साथ होता है। आप अकेले थोड़ी है, यहाँ पे कोई भी अंग्रेज नहीं बैठा। हाँ, शक्ल से एक दो अंग्रेज दिखते हैं, आप तो बिल्कुल नहीं दिखते। तो ये दो अंग्रेज दिखते हैं, वैसे है कोई नहीं। पढ़े जी। Non-less sole proprietors must ensure that they follow all laws that do apply to their business. For example, sole proprietorships must be careful to obey labor's law and food safety regulation in case of food-related businesses. किधर पढ़ेंगे, किधर चलेगा? Ease of government regulation. ठीक है, चलो ठीक है। Lower taxation. Profits. और खुद सही, पर वो छोड़ दिया। Ease of government regulation. सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर क्या कोई लंबे चौड़े कानूनी लॉज लगते हैं? नहीं, गवर्नमेंट के कोई ज्यादातर लॉज नहीं लगते हैं। छोटे मोटे लोकल लॉज लगते हैं, जैसे लेबर लॉ है, ह्यूमन राइट्स के लॉज होते हैं, इन्वायरमेंटल लॉज होते हैं उस इलाके के, वो उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। क्या किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है? नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसके ऊपर। ज्यादा गवर्नमेंट की किसी किस्म के लॉज अप्लाई नहीं होते। आगे चलें। लोअर टैक्सेशन। Lower taxation. Profits from sole proprietorships are considered personal income and are taxed at individual tax rates, then imposed on some other forms of businesses ownership. The owner therefore pays one income tax that include the business and individual income. Sole proprietorship do not pay special franchise or corporate taxes. Profits are taxed as personal income as reported on the owner's individual tax return. जो टैक्स होता है बेटा, वो किस चीज पे लगता है? इनकम पे लगता है, प्रॉफिट पे लगता है? प्रॉफिट पे लगता है। टैक्स किस पे लगता है? प्रॉफिट पे। आपकी अर्निंग, आपका प्रॉफिट होता है, ना कि इनकम। आपने 2 लाख लगा के 3 लाख कमाया, एक्चुअली आपने कितना कमाया?
1 लाख ही कमाया, प्रॉफिट आपका है, टैक्स आपका किसके ऊपर लगता है? प्रॉफिट के ऊपर लगता है। अब देखो टैक्सेस जो होते हैं ना वो प्रॉफिट पे लगते हैं। जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है या कमाता है वो किसका प्रॉफिट होता है? बिजनेस का होता है, ऑनर का? ऑनर का होता है। तो उसके टैक्सेस भी किसने पे करने होते हैं? ऑनर ने पे करने हैं। तो सिंपल सिर्फ एक ऑनर ही टैक्स पे करता है। क्या बिजनेस पे अलग अपने टैक्स पे करेगा? नहीं, क्योंकि उसकी कोई अलग पहचान नहीं है। अब जो टैक्स लगते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। मतलब सोल ट्रेडर पे डिफरेंट टैक्सेस लगते हैं, एओपी पे डिफरेंट टैक्सेस लगते हैं और कंपनी पे डिफरेंट टैक्सेस लगते हैं। नॉर्मली सोल ट्रेडर पे जो टैक्स रेट लगता है वो कम होता है बाकियों की निस्बत से। ठीक हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जो जैसे जैसे कंपनीज और बड़े सेटअप पे जाते हैं ना फिर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स हैं, प्रोफेशनल टैक्स होते हैं, सुपर टैक्सेस होते हैं, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जो कि सोल ट्रेडर पे अप्लाई नहीं होते। तो ये एक और फायदा है कि सोल प्रोप्राइटर पे नंबर 1 फायदा क्या है कि टैक्स किसने पे करने हैं? ऑनर नहीं पे करने हैं, वो उसी की सारी इनकम कंसीडर होगी। नंबर 2 टैक्स की रेट क्या होते हैं इसमें? कम होते हैं रिलेटिवली किससे? कंपनी और पार्टनरशिप से। शाबाश, आगे चलें। डेसोल्यूशन, डेसोल्यूशन का मतलब होता है क्लोज हो जाना, बंद हो जाना, वाइंड अप हो जाना। A sole proprietorship can be dissolved easily. No approval of co-owners or partners is necessary. The only legal condition is that all financial obligation must be paid or resolved. हाँ जी, वो कहते हैं इस तरह का बिजनेस बंद करना कोई लंबा चौड़ा मसला नहीं है। जिस तरह बनाने के लिए कोई लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज नहीं थी, इस तरह बंद करने के लिए भी कोई लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज नहीं है। बस ठीक है, शटर बंद करो, बाहर लिखो हाजी साहब बहुत हो गए, बिजनेस बंद, सिंपल। तो इस तरीके से बिजनेस क्लोज हो जाता है। हाँ, जिन लोगों को आपने पैसे देने हो उनसे जान नहीं छोड़ती, उनको बस आप पैसे पे करते हैं। गवर्नमेंट का ये होता है कि जिन लोगों ने आपने कर्जा लिया हुआ है या उधार लिया हुआ है उनको पैसे आप वापस कर दे। बाकी कोई बंद करने के लिए लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटी नहीं है। शाबाश। तो ये सोल ट्रेडर के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसके फीचर्स थे और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। क्लियर है? कोई क्वेश्चन बचे आपका? बेटा सामने बैठा करें ना, पता नजर आता है क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। कोई क्वेश्चन है आपको? नहीं जी, क्लियर है सबको? ओके जी। तो हमने पहला सेटअप समझ लिया। दूसरा कौन सा हमारा? दूसरा बिजनेस स्ट्रक्चर कौन सा था हमारा? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? डेफिनेशन लिख लें। पार्टनरशिप की डेफिनेशन इधर लिखें, इधर लिखें। पार्टनरशिप is an agreement। पार्टनरशिप क्या है? एक एग्रीमेंट है बिटवीन 2 और मोर पार्टनर, बिटवीन 2 और मोर पार्टनर। नंबर 3 to carry on any business activity for the purpose to share profits। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? Partnership is an agreement between 2 or more partners to carry on a business activity for the purpose to share the profit। ये हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझ आ गई? तो हमें यहां से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप बेसिकली होती क्या है? होता पार्टनरशिप है क्या? एक एग्रीमेंट है। कम से कम कितने लोग होते हैं इसमें? 2, जिनको हम क्या कहते हैं? पार्टनर्स कहते हैं। और लाजमी कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए और पर्पस क्या हो उसका? प्रॉफिट शेयर करना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या प्रॉफिट शेयर करना मस्ट है तमाम पार्टनर्स के लिए? मस्ट है। कोई पार्टनर ये नहीं कह सकता कि मैं फी सबीलिल्लाह काम कर रहा हूं, मैं अल्लाह के नाम पे काम कर रहा हूं, मौला खुश रखे। कोई इस तरह की बात हो सकती है? नहीं। क्या तमाम पार्टनर का लॉस शेयर करना भी जरूरी है? नहीं, लॉस शेयर करना जरूरी नहीं है।
अगर वो उनको आपस में एग्री हो जाते हैं कि कोई एक पार्टनर लॉस शेयर नहीं करेगा तो कोई मसला नहीं है, वो ना करे, जरूरी नहीं है। आपको कोई मसला इसमें? अक्सर बच्चों को मसला हो जाता है कि सर क्यों जरूरी नहीं है? भाई 3 लोगों ने मिलकर आपस में डिसाइड करके एग्री कर लिया, आपको क्या मसला? ऐसी बात है ना, अगर 3 पार्टनर है, एग्री कर लिया उन्होंने कि एक बंदे को लॉस शेयर नहीं करना, कोई ना कोई बेनिफिट होगी, कोई ना कोई वजूहत होगी ना, उन्होंने एग्री किया और एग्रीमेंट कर लिया, तो आप लोगों को क्या मसला है? मुझे एक बात बता, कोई मसला है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला के वाला रोना डाल देते हैं, सर क्यों वो लॉस क्यों नहीं शेयर करेगा? भाई 3 बंदे हैं, ये तो मान रहे हैं तो वो लॉस शेयर नहीं कर रहा ना, अगर नहीं मंजूर तो ना करो एग्रीमेंट, पार्टनरशिप ही ना करो, बात खत्म करो, अगर कर लिया तो फिर मान लो। हाँ, ये नहीं हो सकता कि कोई पार्टनर कहे प्रॉफिट शेयर नहीं करता, प्रॉफिट शेयर बाय लॉ मस्ट, समझ आ गई? अच्छा, मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए इसमें पार्टनर्स के? 2, मैक्स होते हैं 20। मैक्सिमम कितने में पार्टनर्स हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं, इसकी एक एक्सेप्शन है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 20। पार्टनरशिप के जो ऑनर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? पार्टनर्स कहते हैं, और ये कलेक्टिवली जो है फर्म कहलाते हैं। नोट करो, ये वाला करो जो मैंने लिखवाया है, ये तो आपको नजर नहीं आया होगा, फर्म लिख लिया और 20 पार्टनर्स। तो नीचे वाला कौन लिखेगा? पार्टनरशिप के ऑनर्स को क्या कहते हैं? पार्टनर कहते हैं, और ये कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? फर्म कहलाते हैं। अच्छा, लिख लेंगे नीचे ये भी ना, प्रॉफिट शेयरिंग कंपलसरी है, लॉस शेयरिंग कंपलसरी नहीं। प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे? इक्वल। 2 चीजें होती हैं, अगर तो वो एग्रीमेंट में डिसाइड कर लें अपनी रेशो प्रॉफिट शेयरिंग की तो उसी हिसाब से शेयर करेंगे, नहीं तो फिर बाय लॉ क्या होगा? इक्वल। वो कोई और रेशो भी डिसाइड कर सकते हैं और बाय लॉ क्या होगा? इक्वल, अगर वो डिसाइड नहीं करते। समझा भी? इस तरह लॉस के बारे में भी अगर वो डिसाइड कर लेते हैं जो भी ट्रीटमेंट तो वही होगी, नहीं तो बाय लॉ इक्वल। समझ आ गई? ओके, पता है इसकी कोई अलग पहचान होती है पार्टनरशिप की? नहीं, क्योंकि अभी तक इसका आईडी कार्ड नहीं बना। समझ आ गई बात यहाँ पे? अच्छा, इसके तमाम कामों के लिए जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑनर्स की लायबिलिटी क्या होती है इनके केस में? वर्ड मैंने प्रॉपर यूज किया था। क्या ऑनर्स की लायबिलिटी में कोई लिमिट है? क्या होती है लायबिलिटी? अनलिमिटेड होती है। इसकी भी लायबिलिटी, इसके ऑनर की भी लायबिलिटी, इसके पार्टनर्स की भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब सारे पार्टनर बिजनेस के तमाम कर्जों के लिए लायबल हो, जो भी वो कर रहा हो सबके लिए तमाम पार्टनर रिस्पॉन्सिबल हो। समझ आ गई बात? कोई पार्टनर ये नहीं कहता कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, सारे पार्टनर क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल। तो पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड या अनलिमिटेड। ये वर्ड याद रखिए, टेक्निकल है, ये लॉ की लैंग्वेज है। इसके ऑनर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। इसके पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड। क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, मैं ये अरेंज कर दूं? टाइम हो गया। खैर, कल हम आगे हम कैरी ऑन करेंगे पार्टनरशिप की टाइप्स भी और बाकी चीजें। कोई क्वेश्चन बता? सर अगर एक पार्टनर मर गया तो दूसरा पार्टनर को वो चला सकते हैं? समझ नहीं है मुझे बात। सर आपने बताया कि इसमें अगर एक पार्टनर मर गया तो मतलब वो जो बिजनेस है वो। अच्छा, एक पार्टनर मर गया तो दूसरा पार्टनर बिजनेस चला सकता है, ऐसी बात है? बिजनेस तो चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा, ऐसी बात है ना? इसी तरह अगर बंदा मर जाए उसका बेटा बिजनेस चला ले, बिजनेस तो वहां पे भी चल रहा है, क्या मसला था? अच्छा, 2 पार्टनर काम कर रहे थे आपस में, प्रॉफिट शेयरिंग उनकी क्या थी? क्या थी बता दें आप भी, कोई बता दें। इक्वल होती है, ठीक है। एक पार्टनर मर गया, उसका प्रॉफिट किसे दोगे? नहीं, प्रॉफिट मिलना पार्टनर को, उसका बेटा पार्टनर बन गया ऑटोमेटिक। फिर उसे पार्टनर बनाओगे, फिर उसके बेटे को पार्टनर बनाओगे। ना ना, मेरा क्वेश्चन जो है ना, जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ, मेरे साथ चलो। आपका एक एग्रीमेंट है जिसमें आप 2 पार्टनर, ठीक है? आपकी प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? इक्वल है कि भाई आधा प्रॉफिट आपका, आधा प्रॉफिट इसका। इसके अभी भी बच्चे हैं, क्या उनको मिलेगा कुछ? नहीं।
समझ आ गई? आधा प्रॉफिट एक पार्टनर का, आधा प्रॉफिट दूसरे पार्टनर का। भाई साहब निकल लिए, आपका तो आधा प्रॉफिट मिल गया, दूसरा पार्टनर कौन है जिसका आधा प्रॉफिट? अगर शुरू में है वो एग्रीमेंट क्या के बारे में बताए ना, किसके बारे में? या अगर मैं मार दिया तो मेरा वो तो इनहेरिटेंस तो सब में होती है, बात हो रही है प्रॉफिट शेयरिंग की। इनहेरिटेंस के लिए तो किसी किस्म की लॉ की जरूरत ही नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग की बात। बेटा अगर फिर आप इसके